नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था जीएसटी एक परिचय। पिछले वीडियो में अपन ने कर का अर्थ, कर के प्रकार, कर की विशेषताएं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कौन कौन से हैं और जीएसटी की विशेषताएं और जीएसटी का अर्थ अपन ने देखा था। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है जीएसटी का इतिहास। यहाँ तक अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था जीएसटी का इतिहास। हिस्ट्री को अपन ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हुआ था जीएसटी के लिए। देखिए, जीएसटी के लिए सन 2000 में प्रधानमंत्री जो उस समय थे उन्होंने एक कमेटी बनाई, टास्क फोर्स का गठन किया। 2003 में केंद्र सरकार ने विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और इस समिति ने 2004 में राष्ट्रीय आधार पर पूरी तरह से एक एकीकृत कर लगाने का सुझाव दिया था, जिसको अपन जीएसटी कहते हैं। तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा वर्ष 2006-07 का बजट प्रस्तुत करते हुए घोषणा की गई कि जीएसटी भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू होगा। 2006-07 में पी चिदम्बरम केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने घोषणा की कि जो जीएसटी जो वर्तमान में जो लागू हुआ है वो अप्रैल 2010 तक लागू हो जाएगा। ये उन्होंने ऐसा होमवर्क किया था, बट बाद में दूसरी सरकारें आई, जीएसटी इस तरह से आगे खिसकता गया। तब से जीएसटी ने अनेक अंतिम तिथियों को पीछे छोड़ दिया और निरंतर अनिश्चितताओं के बादलों से घिरा रहा। कुछ संशोधन होने थे, कुछ प्रॉपर होमवर्क नहीं हुआ, इस वजह से जीएसटी उस समय लागू नहीं हो पाया। जीएसटी के पुनरुत्थान की बातों ने 2014 में जोर पकड़ा। समझ रहे हो, 2014 में किसकी गवर्नमेंट आ गई थी? एनडीए की, यानी कि बीजेपी की सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने जो फोकस जीएसटी पे किया, जितना फोकस जीएसटी पे एनडीए की सरकार पे किया उतना शायद किसी दूसरी गवर्नमेंट ने नहीं किया। यही कारण है कि जो जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को जो लागू हुआ वो एनडीए की सरकार के दौरान लागू हुआ। जीएसटी के पुनरुत्थान की बातों ने 2014 में जोर पकड़ा, जब एनडीए की सरकार ने संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 लोकसभा में 19 दिसंबर 2014 को प्रस्तुत किया। ये वही विधेयक है जो सिर्फ जीएसटी को लाने के लिए किया गया है। एक जो संशोधन अधिनियम है वो है 101वां और एक है 122वां संशोधन अधिनियम। दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों हैं सिर्फ जीएसटी के लिए। 101वां किस लिए किया गया था? अधिकार देने के लिए, सरकार को जीएसटी लगाने के लिए अधिकार देने के लिए, और 122वां जीएसटी के लिए किया गया। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के पुनरुत्थान की बातों ने 2014 में जोर पकड़ा, जब एनडीए की सरकार ने संविधान विधेयक 2014 लोकसभा में 19 दिसंबर 2014 को प्रस्तुत किया। सबसे पहले लोकसभा ने इस विधेयक को 6 मई 2015 को और राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की और 50% से अधिक राज्यों द्वारा पुष्टि पश्चात संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ये डेटें आपको जीके के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो थोड़ा इनको रिवाइज कर लें, याद कर लें, जिससे भारत में जीएसटी के प्रचलन का मार्ग प्रशस्त हो सका। अब जीएसटी लागू किया जा सकता था इस विधेयक के पारित होने के बाद। 122वां संशोधन अधिनियम जो था, इसके पारित होने के बाद अब जीएसटी को लागू किया जाना आसान था, इसका मार्ग प्रशस्त हो चुका था। अगले वर्ष में 27 मार्च 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून, सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी, केंद्रीय माल एवं सेवा कर बिल 2017, एकीकृत माल एवं सेवा कर बिल 2017, केंद्रीय प्रदेश का माल और सेवा कर बिल 2017, माल एवं सेवा कर बिल राज्यों को मुआवजा 2017 लोकसभा में पेश किए गए थे। देखिए, आपको जीएसटी सिर्फ ध्यान में सिर्फ यही है कि जीएसटी एक्ट, ठीक है, पर जीएसटी को जब लागू किया गया था तो एक साथ 4 कानून लागू किए गए हैं। जीएसटी एक अकेला कानून नहीं है, ये जो है 4 कानून हैं। एक है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तीसरा है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये अलग अलग एक्ट हैं, इनको अपन समझेंगे कि है सभी जीएसटी के लिए, ठीक है। तो ये पर हैं गुड्स की वेराइटी के लिए, जो ट्रांजेक्शन का जो टाइप है, जैसे मान लीजिए विद इन स्टेट कोई करे परचेज का
जो लेन देन है वो एक स्टेट के भीतर होता है तो वहाँ पर अलग एक जीएसटी का लगेगा। दूसरा, दो राज्यों के बीच होता है तो वहाँ पर अलग जीएसटी का एक्ट है। और एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच में अगर कोई लेन देन हो रहा है तो उसके लिए अलग एक्ट है। दूसरा, जीएसटी के लागू होने के बाद राज्य सरकारों को जो राजस्व में जो नुकसान होगा, ज़रूरी नहीं है कि सभी राज्यों को जीएसटी आने के बाद राजस्व में उनमें बढ़ोतरी होगी, कुछ स्टेट्स को हो सकता है लॉस हो सकता है, तो उस लॉस की भरपाई केंद्र सरकार किस तरह से करेंगी उसके लिए एक एक्ट इसी के साथ लागू किया गया था, जिसको इन्होंने नाम दिया है क्या नाम से, माल एवं सेवा कर बिल राज्यों को मुआवजा 2017 लोकसभा में पेश किए थे। कंपनसेशन एक्ट इसको बोलते हैं, कंपनसेशन एक्ट 2017 जो जीएसटी के साथ ही बिल पारित हुआ था। ठीक है, 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद बिल अधिनियमित किए गए। ये सारे बिल राष्ट्रपति की अनुमति इन सभी बिलों का मिली 12 अप्रैल 2017। तो आप ध्यान रखें ये डेट्स वगैरह। विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा राज्य जीएसटी कानूनों के अधिनियम के बाद केंद्रीय अधिनियमों को लागू किया गया था। ये अपन जीएसटी का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल डेट्स है, हिस्टोरिकल डाटा है, तो इनको एक ब्रीफिंग में अपने को देखना है। जीएसटी कानूनों के अधिनियम के बाद केंद्रीय अधिनियम को लागू किया गया था। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार अपने राज्य जीएसटी कानून को पारित करने वाला पहले राज्यों में थे। ये जो स्टेट हैं ये याद कर लें, स्टेट जीएसटी को लागू करने वाले जो राज्य थे वो ये थे सबसे पहले। 30 जून 2017 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जम्मू कश्मीर को छोड़कर अपने अपने एसजीएसटी और यूटीजीएसटी अधिनियमों को पारित किया था। देखिए, स्टेट के लिए जो जीएसटी एक्ट होगा वो होगा एसजीएसटी, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो जीएसटी का जो एक्ट है वो है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इनको अपन एक एक करके समझेंगे, ये सारे बहुत अच्छे प्रैक्टिकल हैं, इनको अपन इन्हीं के बेस पे सवाल हैं अपने प्रैक्टिकल, ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एक्ट के प्रोविजंस सेक्शंस लगभग सभी के सेम है, बट इनका जो लेन देन होगा गुड्स का या सर्विस का, उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट अपने को अप्लाई करना है, ठीक है। 1 जुलाई 2017 के प्रभाव के साथ ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी पेश किया गया था। 1 जुलाई 2017, ये डेट याद रखें, बहुत से जीके के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में, तो ये डेट 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी जो वर्तमान में जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था पूरे देश में, ठीक है। जीएसटी कानून 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर तक बढ़ा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में ये कब तक लागू किया गया? 8 जुलाई 2017 को, यानी कि 7 दिन बाद। बाकी पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को ये एक्ट लागू हुआ और 8 जुलाई 2017 को। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, इस जीएसटी कानून के आने से पहले जितने भी एक्ट थे, अगर उनको लागू किया जाता था तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक स्टेट को छोड़कर वो एक्ट पूरे देश में लागू होता था। वो जो स्टेट छोड़ा जाता था वो कौन सा था? जम्मू कश्मीर। सारे टैक्स के एक्ट पूरे देश में लागू होते थे पर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आपका जीएसटी एकमात्र ऐसा कानून है जो पूरे इंडिया में एक भी स्टेट इसके दायरे से बाहर नहीं है। सेम उसी तरीके से जैसे बाकी स्टेट में जो लागू होगा, सेम उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी ये जीएसटी एक्ट लागू होगा। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अभी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या में कुछ परिवर्तन हो चुका है। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इनको थोड़ा अब इनका प्रशासनिक स्वरूप बदल दिया गया है, तो जीएसटी का थोड़ा सा अलग होगा। यानी कि अब लद्दाख वगैरह पे केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, तो वहाँ पर कौन सा एक्ट लागू होगा? यूटीजीएसटी। अब वहाँ पर एसजीएसटी एक्ट नहीं, यूटीजीएसटी, ठीक है। तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, स्टेट होगा तो वहाँ एसजीएसटी एक्ट लागू होगा, ठीक है। ये अपन सारी चीज़ें अगले वाले अध्याय में, अगले वीडियो में अपन उनको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसकी जो हिस्ट्री है जीएसटी की, उसको इस तरह से इन्होंने 2000 में देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन किया था। फिर 2006 में केंद्रीय वित्त मंत्री जो आपके पी चिदम्बरम थे, उन्होंने बोला था कि जीएसटी 1 अप्रैल 2010 को लागू हो जाएगा। फिर संविधान का 122वां संशोधन विधेयक पेश किया गया 2014 में एनडीए की सरकार में। ये सारा जो अपन ने ऊपर पढ़ा उसको एक चित्र के माध्यम से आपको बताया है। फिर अगस्त 2016 में संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम किया गया। देखो, 122वां और 101वां संशोधन, इनको सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, काफ़ी डिटेल में है ये।
फिर 2016 के बाद मई 2017 में जीएसटी काउंसिल के नियमों की सिफारिश की गई। जम्मू एंड कश्मीर में ये 31 जून 2017 तक लागू हो गया। 1 जुलाई को पूरे देश में जीएसटी लॉन्च हुआ और ठीक है, अप्रैल 17 में सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी द मुआवजा कर अधिनियम पारित किया गया। देखिए कुछ चीज़ें थी जो आपने ऊपर नहीं देखी बट इस डायग्राम में है, ठीक है, तो इनको ये सिर्फ डेट्स हैं, इनको याद रखें। मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी तथा मुआवजा कर बिल की सिफारिश करती है और 2016 पहली जीएसटी परिषद की बैठक होती है। जीएसटी परिषद के लिए भी आपके पूरा एक चैप्टर है, पूरा इसमें एक टॉपिक है, अपन उसको भी देखेंगे। ठीक है, ये जीएसटी परिषद की मीटिंग्स लगातार आयोजित होती हैं, लगभग अब 40-50 मीटिंग्स हो चुकी हैं और प्रत्येक मीटिंग में कोई ना कोई डिसीजन या रेट्स के संबंध में या गुड्स किस गुड्स पे टैक्स लगाना है, किस सेवा को टैक्स लगाना है, वो सब डिसीजन इसमें किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर सुधार को तोड़ने का रास्ता है जो आम राष्ट्रीय बाजार बनाने का प्रयास करता है। जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, मनोरंजन टैक्स, एंट्री टैक्स आदि का समावेश किया गया। ये चीज़ अपन ने पहले भी पढ़ी है। जीएसटी लाने का एकमात्र जो उद्देश्य था, देश में एकीकृत कर व्यवस्था लाना, कि यानी कि पूरे देश में सिर्फ एक ही टैक्स होगा। और इससे पहले कितने सारे टैक्स थे जो मैंने आपको बताए हैं और कुछ उदाहरण इन्होंने भी दिए हैं। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इन सबको मिला दिया गया है आपके जीएसटी में। अब से एक सिंगल टैक्स होगा जीएसटी। ठीक है, वेट और जीएसटी का उपयोग अक्सर अंतर परिवर्तनीय रूप में किया जाता है क्योंकि उत्तरार्थ वस्तुओं और सेवाओं के कवरेज द्वारा वेट की व्यापकता को दर्शाता है। वेट एक टैक्स था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि मूल्य संवर्धन कर। आप जो गुड्स या सर्विस में जो मूल्य संवर्धन करते हो, उस मूल्य संवर्धन पर टैक्स लगाया जाता है, तो उसको वेट कहते हैं। ठीक है, जीएसटी से पहले वेट, सीएसटी, कई तरह के टैक्स थे। तो वेट का जो फॉर्मेट था, जो स्ट्रक्चर, जो कंसेप्ट वेट का था, वही लगभग जीएसटी का है। बस कुछ जगहों पर इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। जीएसटी से थोड़ा सा, वेट से थोड़ा डिफरेंट है आपका जीएसटी। बाकी 90% अगर देखा जाए तो जीएसटी और वेट सेम है। वेट क्या होता था कि एक स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जो लेन देन हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, उसी पर वेट लगाया जाता था। ठीक है, जब दो स्टेट के बीच में अगर लेन देन या व्यापार होता था तो सीएसटी लगाया जाता था। ठीक है, तो अब जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के लिए अलग अलग फॉर्मेट बना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी। ट्रांजैक्शन की प्रगति के आधार पर एक्ट बना दिए गए हैं। ठीक है, 1954 में फ्रांस वेट जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। ठीक है, 1954 में ये जीएसटी की जो कंसेप्ट थी ये काफ़ी पहले आ चुकी थी। अपना जब देश में संविधान लागू हुआ था 1950, 51, 52, 53, 54 में, उसी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, अपने देश की बात नहीं कर रहा। देश विदेशों में ये 1954 में फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी का जो ये फॉर्मेट है वर्तमान, उस टाइम पे लागू कर दिया था। वर्तमान में 160 से अधिक देशों ने किसी न किसी रूप में वेट जीएसटी क्रियान्वित किया है। दुनिया भर के 160 ऐसे देश हैं। अब आप जीएसटी की इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। दुनिया में टोटल जो देश हैं 206, 210 जितने भी हैं, उनमें से लगभग 160 देशों ने जीएसटी को अपनाया हुआ है। तो जीएसटी की इम्पोर्टेंस इसी से साबित हो जाती है कि ये टैक्स का जो फॉर्मेट है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने का जो फॉर्मेट, जो कंसेप्ट है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर देश इसी को फॉलो कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत भारत ने भी जीएसटी को फॉलो किया है। ठीक है, इसका टैक्स जो प्रोसीजर है वो काफ़ी सरल है, समझने योग्य है और टैक्स प्रशासन, टैक्स का सुपरविज़न काफ़ी आसान है और सारा डिजिटलाइज्ड है। ठीक है, तो ये याद रखें, 160 देशों में ये है और फ्रांस ने इसको सबसे पहले लागू किया था क्योंकि इस कर में राजस्व बढ़ाने की क्षमता सबसे पारदर्शी और तटस्थ तरीके से है। क्यों? ये इस टैक्स को किसने सबसे ज़्यादा जो फॉलो कर रखा है, सभी देशों ने क्यों कर रखा है, इसका कारण देखिए क्या है। इस कर में राजस्व बढ़ाने की क्षमता, इस टैक्स को लाने के बाद राजस्व में बढ़ोतरी होंगी, वो दीर्घकाल में होंगी, 100% होंगी टैक्स में बढ़ोतरी, क्योंकि इसकी एक जो विशेषता है, इसमें प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक उपभोक्ता टैक्स के रेंज में आ जाता है। अब तक जो टैक्स एक्ट थे, जो टैक्स के प्रकार थे, वो कुछ सेलेक्टिव वस्तुओं पर, सेवाओं पर टैक्स लगते थे, सब कुछ को छोड़ दिया जाता था, पर जीएसटी के अंदर सबको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इससे 100% लॉन्ग टर्म में
जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी 100% होती है। अधिकांश देश एकीकृत जीएसटी का पालन करते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी का पालन करते हैं। अब ये छोटे छोटे टेक्निकल वर्ड हैं, इनको हर एक को अपन समझेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इंटीग्रेटेड, IGST, CGST, SGST, देखिए ये वर्ड आ रहे हैं आपके, तो आप इनको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें, फिर मैं इनको जैसे जैसे चैप्टर्स इनके आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। एकीकृत जीएसटी का पालन करते हैं, पूरे वर्ड में ज़्यादातर इंटीग्रेट जीएसटी, यानी कि सिर्फ इंटीग्रेटेड ये जो वर्ड है ये इसको थोड़ा सा अपन आगे देखेंगे, ये आगे भी है। पूरे देश में एकल कर लागू होता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब क्या होता है, पूरे देश में सिर्फ एक टैक्स होगा, ठीक है, उसमें 2 या 3 तरह के टैक्स नहीं होंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब ब्राज़ील और कनाडा जैसे संघीय नीतियों में दोहरा जीएसटी प्रणाली प्रचलित है। ब्राज़ील और कनाडा ऐसे देश हैं जहां पर ड्यूल जीएसटी, हम जो बाकी जो ज़्यादातर देश हैं वहां पर एकीकृत जीएसटी है, और ये कुछ देश हैं जहां पर ड्यूल जीएसटी, दोहरा जीएसटी, यानी 2 तरह के टैक्स, उनमें जीएसटी ही होता है पर 2 तरह के जीएसटी लगाए जाते हैं। दोहरा प्रणाली के तहत देखिए क्या होता है, ड्यूल जीएसटी दोनों संघीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। भारत ने भी दोहरा जीएसटी को अपनाया। अब जो दो देश ऊपर बताए हैं उनमें अब कौन सा शामिल हो गया, भारत। दोहरा जीएसटी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी, यानी कि ड्यूल जीएसटी। अब आप अपने देश में देखिए, स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी वसूल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी वसूल रही है, तो यही होता है आपका ड्यूल जीएसटी। तो हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है। उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की अलग अलग पावर थी। जिन एरियाज़ में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती थी। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि 122वां संविधान संशोधन अधिनियम और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम क्यों किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने के लिए कि दोनों टैक्स लगा सकें। आपका 101वां जो संविधान संशोधन था वो इसी से रेलिवेंट है, ठीक है। 122वां अलग है, 122वां संशोधन सिर्फ जीएसटी के पर्पज से लाया गया था, बट टैक्स लगाने की जो पावर थी पहले उसको डिवाइड करने के लिए, उसको ड्यूल यानी कि संघीय और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करने के लिए जो संशोधन अधिनियम लाया गया वो है आपका 101वां। आई थिंक ये अब समझ में आ गया होगा आपकी, धीरे धीरे काफ़ी डिटेल में आगे भी है, अपन इसको अलग से पूरा चैप्टर ही उसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये ड्यूल जीएसटी वाली कंसेप्ट है। ड्यूल जीएसटी का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने का अधिकार उसमें होता है एक ही क्षेत्र में, ठीक है। अब उसका क्लासिफिकेशन, उसका विभाजन किस तरह से होता है, इसकी प्रोसीजर अपन आगे देखेंगे वो क्या है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका जीएसटी की अवधारणा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, जीएसटी क्या है। इस डेफिनेशन को समझ गए तो पूरा चैप्टर ही समझ गए आप, पूरी बुक समझ लीजिए, पढ़ लिया आपने। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा हम लंबा रखेंगे उसको, ताकि ये जो टॉपिक है लगभग कवर होने को आ जाए अपना, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ जो टेक्निकल वर्ड है आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताते रहें कि हमें ये वाला पॉइंट, ये वाला जो वर्ड है ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको ज़रूर अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो देखिए जीएसटी के कंसेप्ट क्या है। वैल्यू एडेड टैक्स, ये बॉक्सेस में आप देख ही रहे होंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है जो माल एवं सेवाओं के निर्माण, विक्रय, उपभोग पर उद्ग्रहित होता है। इसी लाइन से क्लियर हो जाता है आपका जो पहले जो वैट लगता था वो एक स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो तब लगता था। अब ये थोड़ा जीएसटी का दायरा थोड़ा बढ़ गया है, जब चाहे स्टेट के अंदर हो या चाहे 2 स्टेट के भीतर हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट के भीतर हो, तो आपको जीएसटी लगेगा बापा आप पे। पहले वेट था, अब जीएसटी का क्या बोला है, मूल्य संवर्धित कर है। मूल्य संवर्धन, अब मूल्य संवर्धन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई भी गुड्स खरीदा या सेवा ली, ठीक है। गुड्स खरीदा, मान लीजिए कोई मशीनरी आपने खरीदी 1 लाख रुपए में बेचने के उद्देश्य से, ठीक है। अब आप उस मशीन पे 20,000 रुपये आपने उस पर खर्चा कर दिया, ठीक है। उसको और अच्छा, या जो आपने उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन था तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई 1,20,000 रुपये। अब आप उसको दूसरे उपभोक्ता को या व्यापारी को बेचोगे 1,20,000 में, ठीक है। तो 1 लाख रुपए जब आपने खरीदा तो उसमें आपने टैक्स चुकाया होगा, ठीक है। वो क्या होगा, जीएसटी, है ना। अब जीएसटी का कौन सा आपने चुकाया, CGST, SGST, IGST, वो आपने किस तरह का वो ट्रांजैक्शन था उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपने खरीदा 1 लाख रुपए पे आपने टैक्स हुआ 10% की रेट से, मान लीजिए 10% से चुकाया, ठीक है। अब आपने बेचा 1,20,000 रुपये। अब आप 1,20,000 रुपये टैक्स वसूल करोगे। 1,20,000 रुपये मान लीजिए 10% आपने GST वसूल किया, कितना हो गया, 1,20,000 का 10% 12,000 रुपये, और उधर 10,000 रुपये आपने चुकाया, ठीक है। तो चुकाया आपने कितना, 10,000, और वसूल कितना किया, 12,000। तो अब आपने जो चुकाया था
10,000 रुपये, उसकी क्रेडिट, उसकी जमा आपको मिलेंगी। ठीक है, आपको गवर्नमेंट को सिर्फ कितना टैक्स चुकाना है? 2,000 रुपये। आप उस 12,000 में से जो आपने वसूल किया है उसमें से 10,000 रुपये आप अपने पास रखोगे, 2,000 रुपये गवर्नमेंट के खाते में आप डालोगे। तो एक्चुअल में आपने टैक्स कितना चुकाया? 2,000 रुपये। अब ये 2,000 रुपये अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो 1,20,000 में से अगर 1 लाख घटा देते हो तो उसके बाद 20,000 बचते हैं, तो 20,000 का 10%। इसको अपन एक अच्छे से एग्जाम्पल से आके समझेंगे, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। तो 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये मूल्य संवर्धन जो आपने किया, मूल्य कितना बढ़ाया था आपने? 20,000, उसी पर ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है जो माल एवं सेवाओं के निर्माण, विक्रय और उपभोग पर 3 चीज़ें हैं, गुड्स का प्रोडक्शन होगा, सेल्स होंगी और कंजप्शन होगा। इन तीनों जगहों पर जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं उत्पादक के स्थान, जहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, सेवा प्रदाय के स्थान, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उसका स्थान से प्रारंभ करके। ठीक है, जीएसटी कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? प्रोडक्शन करने वाले के स्थान से, सेवा देने वाले के स्थान से लेकर फुटकर विक्रेता उपभोक्ता स्तर तक निरंतर और विस्तृत कर क्रेडिट की श्रृंखला जीएसटी प्रदान करता है। जीएसटी की ये विशेषताएं हैं जिसमें संपूर्ण पूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर केवल मूल्य संवर्धन की करारोपित होती है। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कह रहा है ये, कि जीएसटी लगना कहाँ से शुरू हो जाता है? एक जहाँ पर एक वस्तु का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, फिर उसको आप बेचोगे किसी भी फुटकर या थोक व्यापारी को, तो वहाँ पर भी उसको टैक्स लगेगा। ऊपर वाली लाइन में यही आया था, पहले प्रोडक्शन, फिर विक्रय, फिर कंजप्शन, लास्ट में जब अंतिम उपभोक्ता को जब आप माल बेचोगे तो वहाँ पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, तो आपने जहाँ जहाँ पर ख़रीदा है, ठीक है, और जहाँ जहाँ पर बेचा है, तो उसका सेट ऑफ होता है। जब खरीद में आप जब टैक्स चुकाते हो और बेचने पर जब आप टैक्स वसूल करते हो, तो गवर्नमेंट को आप वसूल किए गए टैक्स में से आपने जो खरीद में जो टैक्स चुकाया है उसको घटाकर बचा हुआ टैक्स आप गवर्नमेंट के खाते में जमा कराते हो। इसका मतलब ये है, यानी कि खरीद में जो आप टैक्स देते हो उसकी जमा आपको मिलती है, वो टैक्स आपको वापस मिलता है। ठीक है, ये बात इसमें इस वाले पॉइंट में, सेकंड वाले पॉइंट में बोली है जीएसटी की अवधारणा वाले में। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, प्रत्येक स्तर पर पूर्तिकर्ता को करे पर चुकता जीएसटी का क्रेडिट, वही जो अपन ने अभी दूसरे वाले पॉइंट में देखा, उसके द्वारा देय जीएसटी के विरुद्ध उपलब्ध होता है, उसके द्वारा देय जीएसटी। ठीक है, जो वसूल उसने किया है, मान लीजिए 10,000 का उसने कस्टमर से वसूल किया माल बेचने पर, और उसने माल खरीदा था, उस समय 8,000 का टैक्स चुकाया, तो उसकी जीएसटी की लायबिलिटी कितनी हुई? 2,000 रुपये की। 8,000 तो उसने खरीद पे चुकाया था, ठीक है, वो ऑलरेडी चुका है, और 10,000 का जो टैक्स उसने वसूल किया है, अब उसमें से 10,000, 8,000 तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके रूप में वो अपने पास रखेगा, बाकी का 2,000 वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करेगा। ठीक है, लास्ट में जो है जीएसटी के अधीन नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, बॉक्स में देखें आप, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी विशेषता जो जीएसटी की है। जीएसटी आने के बाद जो सबसे बड़ा जो सुधार हुआ है वो है नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। ठीक है, चूंकि जीएसटी के अधीन प्रत्येक स्तर पर मूल्य संवर्धन ही करारोपित होता है, अतः कर पर कर अथवा करों का कैस्केडिंग प्रभाव जीएसटी पर नहीं पाया जाता। जीएसटी में माल और सेवाओं में कोई अंतर नहीं है, अतः दोनों पर एक ही दर से करारोपण होता है। पहले जीएसटी से पहले क्या था कि टैक्स पे टैक्स लग जाता था, अब जीएसटी आने के बाद सिर्फ मूल्य संवर्धन पर टैक्स लगता है। ठीक है, ये चीज़ पहले क्लियर हो चुकी है, मूल्य संवर्धन पर टैक्स लगता है, यानी कि टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, अब आपको सिर्फ मूल्य संवर्धन पर टैक्स देना होता है। तो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स लग जाना, दोहरा टैक्स लग जाना, वो चीज़ अब जीएसटी में नहीं है। ठीक है, भारत में जीएसटी की आवश्यकता, अब भारत में जीएसटी की आवश्यकता क्यों हुई है? जो सबसे बड़ा जो कारण था, जीएसटी से पहले जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर था, विद्यमान मूल्यों में मौजूदा करों में कमी, जो टैक्स जो पहले लगाए जाते थे उनमें बहुत सारी कमियां थी और दुनिया भर के टैक्स थे, उनका प्रशासन, उनका सुपरविज़न करना, उनके लिए स्टाफ रखना, उसका प्रशासन करना, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो फिर जीएसटी लाना आवश्यक हो गया। पुराने करों में जो कमियाँ थी उन सबको दूर करने के लिए दुनिया में जो टैक्स का जो नया मॉडल था जीएसटी, सबसे आसान और सबसे समझने योग्य वो था जीएसटी। इस वजह से विद्यमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के सभी दोषों का निराकरण इससे हो जाएगा, ये सोच के जीएसटी भारत में लाया गया। ठीक है, और जो कारण थे जीएसटी को लाने के लिए, जो वेट, सीएसटी और बाकी जो कर थे पहले, उनकी कमियां थी, ये
क्या क्या कमियां थी जिसके कारण जीएसटी का फॉर्मेट जो वर्तमान स्वरूप है वो आया, क्या दोष थे पुराने टैक्सों में, वो यहाँ पर आपके इस स्लाइड में है। देखिए, ट्रांजैक्शन के दोहरे कराधान में माल एवं सेवाओं जैसे कि वस्तुओं सेवाओं के बीच भेद अक्सर धुंधला हो गया था। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर वेट और सर्विस टैक्स दोनों के लिए उत्तरदायी था। जो टैक्स, जो अलग अलग टैक्स थे उनमें माल, गुड्स, सर्विस की अलग अलग डेफिनेशन थी। सर्विस टैक्स सेवाओं पे लगता था, वेट गुड्स पे लगता था, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गुड्स भी थी और सर्विस भी थी, तो उनमें वेट और सर्विस टैक्स दोनों लगता था। तो दो मतलब क्लासिफिकेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया था कि किसको तो आप सेवा बोलोगे, किसको आप गुड्स बोलोगे, तो वो एक दोष था। ठीक है, वो आपके इस जीएसटी में नहीं है। दूसरा, सेनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स ने उत्पादन के नीचे वितरण व्यापार में मूल्य संवर्धन की श्रृंखला को शामिल नहीं किया। इस तरह राज्य स्तरीय वेट में माल पर सेनवेट भार के करों के कैस्केडिंग के कारण नहीं हटाया गया। सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, वेट सिर्फ स्टेट में लगाया जाता था और सेंट्रल जो केंद्रीय सरकार जो वैल्यू एडेड टैक्स लगाती थी उसको सेनवेट बोलते थे। ठीक है, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो प्रोविज़न था, यानी कि खरीद पर जो कर जो वापस मिलता था व्यापारी को, वो प्रोविज़न सिर्फ सेनवेट में ही था, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स में ही वो प्रोविज़न था, आपके वेट में ऐसा प्रोविज़न नहीं था। ठीक है, तो वो कैस्केडिंग होने का एक था उसमें कि जो वेट था वो उसकी कॉस्ट में शामिल रहता था और जो खरीद पर जो कर चुका था व्यापारी वो उसको वापस नहीं मिलता था, तो वो टैक्स पे टैक्स लगने का एक कारण हो गया था। इस वजह से जीएसटी का वर्तमान स्वरूप की आवश्यकता महसूस की गई। सेनवेट और राज्य स्तरीय वेट अनिवार्य रूप से मूल्य वर्धित करता। सेनवेट और वेट वैसे तो मूल्य संवर्धन वाले कर ही थे, मूल्य संवर्धन पर ही कर लगाया जाता था, पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो खरीद पर कर की जमा जो मिलती थी वो प्रोविज़न इनमें नहीं थे, नाम मात्र के थे। राज्यों में कई कर थे जैसे लग्जरी कर, मनोरंजन कर, जो वेट में शामिल नहीं थे। तो ऐसे कई कर थे जो वेट के अंतर्गत नहीं आते थे। आपका सीएसटी था, मनोरंजन कर था, लग्जरी टैक्स था, ये सारे टैक्स अलग थे और इनके लिए अलग ही व्यवस्था रखनी पड़ती थी। ये टैक्स अलग से वसूल किए जाते थे और इनके लिए प्रशासन भी अलग करना पड़ता था। तो कॉस्ट, प्रशासन की कॉस्ट अतिरिक्त आती थी, इनका मैनेजमेंट अतिरिक्त करना पड़ता था। अब जीएसटी में सारे टैक्स को मिला के एक ही टैक्स कर दिया गया, तो ये झंझट दूर हो गई है। सेवा कर के फलस्वरूप होने वाले प्रभाव को दूर करने के लिए माल पर वेट की सेवाओं पर कर के साथ एकीकृत नहीं किया गया। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए राज्य के कर आधार से सेवाओं के अपवर्जन से कर में उछाल की संभावना कम हो गई थी। वेट था सिर्फ गुड्स पे ही लगाया जाता था, सर्विस के लिए सर्विस टैक्स अलग था। ठीक है, तो मतलब एक सेवा सेक्टर अपनी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो सेवा क्षेत्र का, तो इसको इग्नोर करना काफ़ी हद तक अच्छा नहीं था। ठीक है, तो जो संभावना थी कर राजस्व में जो बढ़ोतरी की जो संभावना थी वो काफ़ी कम थी, सेवा सेक्टर को इग्नोर किया गया था। वेट और जो दूसरे टैक्स कंसेप्ट जो फॉलो किए जा रहे थे उनमें काफ़ी सेवा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था। अब जीएसटी में सर्विस को भी शामिल कर लिया गया है, तो ये दोष दूर हो चुका है। सीएसटी अपने कैस्केडिंग प्रगति के संदर्भ में विकृति का एक और सूत्र था। सीएसटी का मतलब केंद्रीय विक्रय कर, सेंट्रल सेल टैक्स। मैंने बताया वेट, सीएसटी इस तरह के टैक्स थे। ठीक है, ये अब सब हट चुके हैं जीएसटी आने के बाद। कैस्केडिंग यानी कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल था, फिर जब बेचा जाता था फिर उससे और वसूल किया जाता था। यानी कि एक टैक्स जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऑलरेडी शामिल है, फिर बेचते समय और जैसे मान लीजिए 100 रुपये किसी प्रोडक्ट की प्राइस है और उसमें सीएसटी भी शामिल है। ठीक है, पहले से ही अब आपको बेचा जा रहा है वो माल 120 रुपये में, 100 रुपये का माल आपसे 120 और 120 रुपये में आपसे सीएसटी वसूल किया जा रहा है 5 या 10% की रेट से। तो जो ऑलरेडी पहले सीएसटी उसमें शामिल है टैक्स, उसमें भी फिर आपसे टैक्स और वसूल कर लिया, तो ये कैस्केडिंग हो गई, टैक्स पे टैक्स लग गया। तो ये ऐसे दोष थे उन टैक्सों की जो पहले जो अप्रत्यक्ष कर जो लगाए जाते थे, ऐसे उनके दोष थे। इस वजह से जीएसटी को लाना उचित समझा गया। ठीक है, ये डायग्राम में वही चीज़ें हैं जो दोष हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। जीएसटी विद्यमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के रोग निवारक कैसे होंगे। जीएसटी मतलब जो वर्तमान जीएसटी से पहले जुलाई 2017 से पहले जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर था उसके दोषों को किस तरह से दूर करेगा। वस्तु एवं सेवा कर भारत की विकास रणनीति में महत्वपूर्ण हिस्सा, एक आर्थिक भारत का निर्माण करेगा। भारत पहल करने के लिए प्रोत्साहन, माल सेवाओं का मुक्त प्रवाह, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि। जीएसटी आने के बाद ये चीज़ें हो जाएंगी।
टैक्स के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी सरकार के में, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स माल एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह होगा। पहले क्या था, 2 राज्यों के भीतर अगर गुड्स आ रहा है तो बॉर्डर पे रोक दिया जाता था, ठीक है। अब वो चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी, कहीं पर भी सेवा प्रोवाइड करो, कहीं से भी आप गुड्स परचेज करो, बस जीएसटी चुका के आप तुरंत माल ला सकते हो, बेच सकते हो, सेवाएं ले सकते हो, सेवाएं दे सकते हो। ये काफ़ी आसान हो गया है जीएसटी आने के बाद। एक टैक्स एक राष्ट्र, एक राष्ट्र एक टैक्स, ठीक है, और एक बाज़ार हो गया पूरा, ठीक है। माल और सेवाओं दोनों को शामिल करते हुए एक विस्तृत कर संरचना के रूप में माल एवं सेवा कर में इन समस्याओं का समाधान किया गया है जीएसटी के अंतर्गत। माल एवं सेवाओं दोनों को शामिल करते हुए केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर जीएसटी के प्रचलन द्वारा माल एवं सेवाओं पर एकीकृत करारोपण व्यवस्था से सेट ऑफ के उद्देश्य से ये सुनिश्चित करता है कि सेनवेट और सेवा कर दोनों का व्यापक प्रभाव दूर करने के साथ संपूर्ण वितरण श्रृंखला का मतलब है प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने वाले निर्माता, सर्विस प्रोवाइड करने वाले, फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता में सेट ऑफ आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने अभी ऊपर भी 1-2 बार आपको मेंशन किया, का लाभ उपलब्ध होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, माल सेवा का प्रोडक्शन जहाँ से शुरू होता है उसको बेचने से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने पर हर बिंदु पर जो टैक्स वसूल किया जाएगा उस टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि ख़रीद पर जो टैक्स चुका रहे हो उसको घटाकर ही आपको सरकार को टैक्स चुकाना होगा। आईटीसी का मतलब ये है, इसके ऊपर एक पूरा लेसन है, अपन उसको आगे पढ़ेंगे। जीएसटी व्यवस्था में जीएसटी व्यवस्था में प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। जीएसटी जो कंसेप्ट है, जीएसटी जो मॉडल है, इसमें प्रमुख जो अप्रत्यक्ष कर जो लगाए जाते थे, वेट, सीएसटी, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, ऐसे कुल मिला के 17 टैक्स हैं और लगभग 34 प्रकार के उपकर, उन सभी को इसमें शामिल कर दिया है। कुछ एक गिने चुने टैक्सों को छोड़ा है केवल, बाकी लगभग सभी टैक्सों को इसमें शामिल कर लिया है। भारत में प्रचलित जीएसटी की संरचना, अब भारत में जो मॉडल जीएसटी का है वो किस तरह का है, थोड़ा अपन ने ऊपर भी देखा था कि भारत में ड्यूल जीएसटी मॉडल अपनाया गया है और ब्राज़ील और कनाडा ही ऐसे देश हैं जहाँ पर ड्यूल जीएसटी फॉलो किया जा रहा था। अब इंडिया एक और देश हो गया है जिसमें ड्यूल जीएसटी का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगाती है, ठीक है, सीधा सा मतलब है दोहरा जीएसटी। तो भारत में कौन सा मॉडल फॉलो किया गया है, ड्यूल जीएसटी। और ड्यूल जीएसटी का मॉडल का जो अर्थ है वो है कि स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। फॉर एग्जांपल 2 राज्यों के बीच या 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में माल या सेवा का आदान प्रदान होता है तो वहाँ पर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। और स्टेट के भीतर ही अगर इस तरह का लेन देन हो रहा है तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाए जाएंगे, ठीक है। और इनके रेट्स की जो फॉर्मूले हैं, इनका जो ये पूरा चीज़ आपको प्रैक्टिकल सवाल से अपन समझेंगे। बहुत इजी चीज़ है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे उससे तुरंत क्लियर हो जाएगा, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ये थ्योरी है, अपन पहले एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है ताकि इसको पढ़ लें तो बाकी चीज़ें अपने आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। लास्ट में जो ये है जीएसटी, दोहरा जीएसटी के नीचे जीएसटी जम्मू और कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत तक फैला हुआ है। जीएसटी एकमात्र ऐसा टैक्स है जो एक साथ पूरे देश में लागू हुआ है। कोई भी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश इसके क्षेत्र से बाहर नहीं होगा। सभी स्टेट्स में, इंडिया के सभी स्टेट्स पर ये जीएसटी लागू होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी मात्र सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये 4 टैक्स को समाहित रूप है। कौन कौन से, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। ये इनकी फुल फॉर्म में बता देता हूँ आपको। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और लास्ट में जो है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारे इनके लिए अलग अलग एक्ट हैं। आईजीएसटी कब लगेगा, यूटीजीएसटी कब लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेंगे, ये सारे अलग अलग एक्ट हैं और इनको अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अपन देखेंगे और ये वहाँ पर ही आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। जीएसटी उद्देश्य आधारित एक ऐसा कर है जो माल एवं सेवाओं के ऐसे प्रत्येक लेन देन पर लागू होगा जो प्रतिफल के लिए अपवाद सहित होते हैं। देखिए जीएसटी उद्देश्य आधारित एक ऐसा कर है जो माल एवं सेवाओं के ऐसे प्रत्येक लेन देन पर लागू होता है। माल एवं सेवाओं का प्रत्येक लेन देन, देखिए माल एवं सेवा कर दोनों साथ साथ बोले जाते हैं। जब भी आप जीएसटी की परिभाषा दोगे तो माल एवं सेवा दोनों को शामिल करना है। प्रत्येक ऐसा लेन देन जो प्रतिफल के लिए या हो सकता है बिना प्रतिफल के लिए भी हो, उसको भी शामिल किया जाएगा। वस्तुओं सेवाओं का ऐसा लेन देन जो प्रतिफल के बदले हो।
आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, प्रतिफल के बदले ही लेन देन होता है, ठीक है अपने इसमें, और हो सकता है बिना प्रतिफल के भी लेन देन हो, तो उनको भी जीएसटी में शामिल किया जाएगा और उस पर भी जीएसटी वसूल किया जाएगा, ठीक है। भारत में प्रचलित सीजीएसटी में सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स का उद्ग्रहण एवं संग्रहण केंद्रीय सेवा कर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, ये चीज़ अब आपको अच्छे से क्लियर होगी। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण राज्य सरकारों द्वारा, विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का उद्ग्रहण एवं संग्रहण का बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा माल एवं सेवाओं के राज्य के अंदर पूर्तियों पर लागू होगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि सीजीएसटी कौन वसूल करेगा और एसजीएसटी कौन वसूल और संग्रहण उसका करेगा। सीजीएसटी जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका उद्ग्रहण एवं संग्रहण केंद्र सरकार करेंगी। सेंट्रल शब्द है तो केंद्र सरकार इसको लगाएंगी और इसका संग्रहण करेगी। एसजीएसटी, एस है यानी कि स्टेट, इसको राज्य सरकार लगाएंगी और उसका संग्रहण करेंगी राज्य, ठीक है। तो जो भी राज्य है जिनका अपना विधानमंडल है वो इसको लगाएंगे और उसको संग्रहित करेंगे। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इसको लगाएंगे और इसका संग्रहण वो करेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। माल एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्तियों पर आईजीएसटी लागू होता है। अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर आईजीएसटी, अब आईजीएसटी क्या होगा, ये तो इससे पहले जो देखा वो एक स्टेट के भीतर वाले ट्रांजैक्शन पर था। अब जब अंतर्राज्यीय दो राज्यों के बीच में आपूर्ति होंगी वस्तुओं एवं सेवाओं की तो आईजीएसटी लागू होगा, जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की राशि के बराबर होगा। एसजीएसटी और सीजीएसटी की जो रेट होगी इन दोनों को मिला के आईजीएसटी की रेट डिसाइड होंगी, ठीक है। इसका उद्ग्रहण संग्रहण कौन करेगा, केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार। एक तो केंद्र सरकार के हिस्से में कौन कौन से कर हो गए, सीजीएसटी, इसका संग्रहण भी केंद्र सरकार करेंगी और लगाएगी भी वही। एक आईजीएसटी, आईजीएसटी को भी केंद्र सरकार लगाएगी और इसका संग्रहण वही करेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब वैधानिक संरचना क्या है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। सीजीएसटी के उद्ग्रहण के लिए एक विधान सीजीएसटी एक्ट 2017 है, सीजीएसटी के लिए सीजीएसटी एक्ट 2017 है, ठीक है। अब इसको केंद्र सरकार लगाएंगे और उसका संग्रहण केंद्र सरकार करेंगी, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यूटीजीएसटी एक्ट है, मैं सिर्फ आपको ऊपरी तौर पे समझा के बता रहा हूँ। यूटीजीएसटी एक्ट है, केंद्र शासित प्रदेश इसको यूटीजीएसटी जो टैक्स होगा इसको केंद्र शासित प्रदेश लगाएंगे और उसका संग्रहण करेंगे, ठीक है। एसजीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट लगाएंगे और उसका संग्रहण करेंगी, और एसजीएसटी एक्ट 2017 इसके प्रोविज़न बताता है, ठीक है। हालांकि एसजीएसटी कानून है, कानून की बुनियादी विशेषताएं हैं जैसे कि दानशीलता, कर योग्य घटना और कर योग्य व्यक्ति की परिभाषा। अब देखिए ये सारे टैक्स जो एक्ट हैं लगभग 4 तरह के एक्ट हो गए आपके, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। इन सभी चारों एक्टों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी डेफिनेशन, सारे प्रोविज़न, सारे सेक्शन लगभग सेम है, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, बस वही चीज़ें आपको देखनी है। एक एक्ट पढ़ लिया आपने, सारा एक्ट पढ़ लिया आपने, ठीक है। वही चीज़ ये यहाँ पर बोल रहा है। माल एवं सेवाओं का वर्गीकरण, देखिए माल एवं सेवाओं का वर्गीकरण करने का, अब जीएसटी है तो इसमें कई सारे टैक्स हैं और माल एवं सेवाएं हैं, दुनिया भर के माल और दुनिया भर की सेवाएं इसमें है, तो उनका क्लासिफिकेशन करने का एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनिकल्चर। इसके अंतर्गत सभी गुड्स एंड सर्विसेज को कोड दिए जाते हैं। इस कोड में उसका नाम होता है, उसके मतलब 4 डिजिट 10 डिजिट इस तरह से उसका कोड डिसाइड कर दिया जाता है। फिर उसके टैक्स रेट, मतलब एक पूरे सॉफ्टवेयर में उसको डिज़ाइन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे ही आप कोड डालोगे उस गुड्स से सेवा के बारे में पूरी डिटेल, उसका टैक्स रेट, उसका कैलकुलेशन सब कुछ निकल के सामने आ जाता है। तो एक डिजिटलाइज फॉर्मेट है वस्तुओं एवं सेवाओं की क्लासिफिकेशन का, जिसको HSN बोलते हैं। यही चीज़ इसमें बोली है। ये पहले भी था, सीमा शुल्क वाले जो टैक्स हैं उसमें भी था, सर्विस टैक्स में भी पहले इसको फॉलो किया जा रहा था। अब इसको जीएसटी के लिए भी इसको फॉलो किया गया है, क्योंकि सारे गुड्स एंड सेवाएं इसमें आ चुकी हैं, तो ये सिस्टम अब इसमें लागू किया गया है। संयोजन योजना, कंपोजिशन स्कीम। देखिए जीएसटी जो है इसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यापारी को टैक्स के दायरे में लाया गया है, ठीक है। बट इसमें जो टैक्स का जो सिस्टम रखा है चुकाने का, वो कुछ रियायती हिसाब से को काफ़ी राहत दी गई है व्यापारियों को। किस तरह से कि कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। आपको जब माल खरीदते बेचते हैं हर बार टैक्स लेने वसूल करने की ये नहीं है। इसमें क्या किया है कि जिन कुछ जो व्यापारी होते हैं उनका टर्नओवर अगर एक लिमिट तक है, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं है, तो उनको टैक्स चुकाने की एक
कंपोजिशन स्कीम उनके लिए बनाई गई है। जैसे 10 लाख तक का उनका सालाना टर्नओवर है, या 20 लाख है, या 50 लाख तक है, या 1 करोड़ तक उनका टर्नओवर है, तो कुल टर्नओवर का एक परसेंटेज, ठीक है, 0.5% या 1% या 2%, जो सभी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, उस रेट से उनको टैक्स चुकाना है उस साल के अंत में। हर बार टैक्स नहीं चुकाना उनको कंपोजिशन स्कीम के तहत, ठीक है। महीने के टर्नओवर पर या 2 महीने या क्वार्टर के टर्नओवर पर उनको टैक्स चुकाना होता है। इस तरह की ये कंपोजिशन स्कीम के लिए भी पूरा चैप्टर है, और उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अपन देखेंगे। ये सिर्फ थ्योरिकल मैटर है जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम का मतलब है जीएसटी व्यवस्था में करों तथा अंतर्राज्यीय करों का भुगतान। जीएसटी व्यवस्था में करों जिसमें सीजीएसटी राज्य के अंदर पूर्तियों के लिए, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी तथा अंतर्राज्यीय आपूर्तियों पर आईजीएसटी, ठीक है। राज्यों के भीतर तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, और अंतर्राज्यीय पूर्तियों पर आईजीएसटी का भुगतान प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय होता है। इस संबंध में प्रावधान विधान में निहित है। अगला जो देखें संयोजन योजना में क्या है, छोटे व्यवसायियों को राहत देने के लिए मुख्य रूप से निर्माता, खाद्य लेखों के आपूर्तिकर्ता, व्यापारी आदि इंट्रास्टेट आपूर्ति करते हैं, करों का भुगतान करने का एक सरल तरीका निर्धारित किया गया है, जिसे संगठन लेवी कहते हैं, कंपोजिशन स्कीम कहते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए भी कर की रियायती दर पर निर्धारित करने वाली योजना तैयार की गई है। ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जिनका टर्नओवर कम होता है, अब जीएसटी के अंतर्गत कोई भी व्यापारी है, उसका टर्नओवर चाहे 1 रुपया ही हो, उसको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना ही है, उसको टैक्स चुकाना ही है। 1 रुपये की भी सेल करोगे तो उसको आपको टैक्स चुकाना है, ठीक है। तो ऐसे छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए कम रियायती दर से टैक्स देंगे ये लोग, इनके लिए कंपोजिशन स्कीम बनाई है, ठीक है। उसका मतलब ये है। पंजीकरण की प्रोसेस है, इसके लिए पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है, उसको अपन देखेंगे। इसमें जीएसटी के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। ये क्या नाम से टर्नओवर की लिमिट्स बता रखी है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख। किस किस स्टेट में जो व्यापारी हैं, जैसे मान लीजिए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, जो त्रिपुरा हैं, 10 लाख की सीमा तक की अगर किसी के टर्नओवर है सालाना, तो वो कंपोजिशन स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। ये कुछ स्टेट हैं जो 20 लाख की सीमा में आते हैं, और कुछ हैं जो 20 से 40 लाख की सीमा पर आते हैं। ये आप जिस जीके के हिसाब से इनको याद कर लें, पढ़ लें। विमुक्तियों का मतलब होता है एग्जेम्पशन, कर मुक्ति। कौन से गुड्स हैं, ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जिनको कर मुक्त रखा गया है, जीएसटी में उनको कर मुक्त रखा गया है, उनके लिए भी इसमें प्रोविज़न किए गए हैं जीएसटी में। क्रेडिट का निर्मात, सीमलेस फ्लो क्रेडिट, ये चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं अपन, जीएसटी आने के बाद जो पहले के जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या सुधार हो जाएंगे, वो चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह, क्रेडिट का मतलब होता है कि खरीद पे जो आप कर चुकाते हो उसका प्रवाह आपको हर जगह मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको हर जगह मिलेगा। आप जहाँ पर भी खरीद पर टैक्स चुका रहे हो, तो बेचने पर आपने जो टैक्स वसूल किया उसमें से आपको वो जमा उसकी मिल जाएंगी, ठीक है। इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप लोग सरसरी निगाहों से इसको देख लेना, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया है, अब इसको देखिए। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, अब जो जीएसटी इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो लगभग थ्योरिकल जो मैटर था वो अपन ने देख लिया है। अब प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊं, अलग से वीडियो में इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अपन करेंगे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखो इसी चैप्टर में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल गया है, इंट्रा स्टेट सप्लाई और अंतर्राज्यीय आपूर्ति, दोनों उदाहरण हैं। और यही इस उदाहरण को अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए जीएसटी आपने पूरा समझ लिया, ठीक है। इसके लिए मैं अगला वीडियो आपको डालूंगा, उस पर अगला वीडियो बनाऊंगा। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो आप काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, तो ठीक है मेरे हिसाब से काफ़ी है इस वीडियो के लिए। तो कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें, कोई भी टेक्निकल वर्ड। देखिए ये एक्ट है और एक्ट में कुछ टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं, तो उनको आप अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं उनको आने वाली वीडियो में मेंशन कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हैव ए गुड डे, कमेंट करें और जहाँ तक हो तो मुझे कुछ फीडबैक भी दें कि किस तरह से आपको समझ में आया, ठीक है। हैव ए गुड डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।